मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूं और अखबारों में पढ़ने से मुझे तो ये लग रहा है कि यहां तक कि हरियाणा के बीजेपी के भी नेता खुश नहीं है, महाराष्ट्र की बीजेपी के नेता भी खुश नहीं, वो बोल नहीं रहे। हाँ। लेकिन अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, वो चाहे हिंदी का अखबार हो या अंग्रेजी का अखबार। सुनो भाई सुनो, अरे अक्लमंदी की बात सुनो, पहले समझा करो। रेजिलियंस क्रॉप का मतलब होता है कि वातावरण अगर आंकड़े तो दीजिए, आपकी सरकार भाई क्यों बिलबिला रहे हो, आपने क्यों बिलबिला रहे हो, बताइए। बिलबिलाओ नहीं। तो सीधे आपके पास आते हुए, अब ये समझ से परे है, बिहार को बहुत ज्यादा बजट दे दिया, 58,000 करोड़ का दे दिया। जब राबड़ी जी से सवाल पूछो तो कह रहे झुंझुना पकड़ा दिया और हम खुश नहीं है, बिहार के साथ भेदभाव हुआ है। दूसरे राज्यों के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनमें अखिलेश जी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सब कुछ बिहार को पकड़ा दिया है। तो ये क्या समझ में आ रहा है इस बजट से, आशुतोष जी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। इसमें एक चीज तो स्पष्ट है ना कि जाहिर सी बात है, अगर बिहार को कुछ मिला है तो आरजेडी के लोग वहां क्या नीतीश कुमार का गाना तो नहीं गाएंगे। हाँ। वो जाहिर सी बात है, वो क्रेडिट बिहार की सरकार को और वहां की जो बीजेपी की सरकार है या फिर जो जेडीयू की सरकार है, उनको तो क्रेडिट नहीं लेने देगी ना। लेकिन हकीकत क्या है, मुझे लगता है कि जो इसमें थोड़ा सा होमवर्क अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पेश करने के पहले करती तो शायद ये दिक्कत नहीं पैदा होती। मैंने आपके ही चैनल पे आके इस बारे में तारीफ की थी कि जिस तरीके से इन्होंने इंटर्नशिप योजना लेकर आए हैं बेरोजगारी को लेकर, एक अच्छी योजना है और उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने एक नैरेटिव बना दिया है और वो सक्सेसफुल नैरेटिव है कि आपने अपने बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ही फायदा किया, क्योंकि आपकी सरकार इन दोनों गठबंधन के सहयोगियों की मदद से चल रही है। बात तो सही है। बाकी के राज्यों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ है। आप देखिए, स्टालिन भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही बात कर रहे हैं, सिद्धरमैया भी वही बात कर रहे हैं और साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि वो नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो प्रश्न इसी बात को लेकर, राजनीति के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि आप नैरेटिव क्या बनने दे रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो विपक्ष के बनाए हुए नैरेटिव पर काम कर रही थी। और आज भी सरकार जब संसद के अंदर थी, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो विपक्ष के बनाए हुए नैरेटिव को ही रिएक्ट कर रही है। जब तक वो अपना नैरेटिव नहीं बनाएगी, जब तक वो विपक्ष को रक्षात्मक नहीं करेगी, तब तक उसके लिए दिक्कत है। और ये कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी को सोचना चाहिए था कि ये परसेप्शन क्यों बन के गया कि आप सिर्फ दो राज्यों के लिए काम कर रही हैं, बाकी राज्यों के लिए काम नहीं कर रही हैं। निर्मला जी से जब राज्यसभा में यही सवाल पूछा जा रहा था तो उनका जो जवाब आया है वो मैं बता देती हूँ। वो कह रही है हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता, और इसके बाद विपक्ष ने तुरंत वॉकआउट कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला है। आशुतोष जी, 2 लाइन में जल्दी से जवाब। लेकिन बजट का 18 से 20% हिस्सा तो उत्तर प्रदेश को ही जाता है ना। अच्छा, बट क्या ये नैरेटिव बना क्या? हाँ, आप देखिए, अगर मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूं और अखबारों में पढ़ने से मुझे तो ये लग रहा है कि यहां तक कि हरियाणा के बीजेपी के भी नेता खुश नहीं है, महाराष्ट्र की बीजेपी के नेता भी खुश नहीं, वो बोल नहीं रहे। हाँ। लेकिन अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, वो चाहे हिंदी का अखबार हो या अंग्रेजी का अखबार हो, उसमें ये सब आ रही हैं कि भाई हमारे राज्य के क्यों नहीं मिला। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह ध्यान होना चाहिए था कि हरियाणा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या झारखंड के अंदर चुनाव हो रहा है तो उसका भी ख्याल रखा जाए, लेकिन उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा। अगर ये परसेप्शन बन रहा है, ये तो उनकी चित्रा जी उत्तर देने दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने एक बार भी जो केंद्र का बजट आया उसको पढ़ा भी नहीं। हर साल लगातार वही घिसी पीटी लाइनें, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ठीक है, और ये बार बार कहते हैं सरकार बचाने वाला बजट है। हाँ। मैं ये कहूंगा, अरे आप तो खुद कांग्रेस के हाथों के साथ जो है खड़े हुए हो, और आपकी बैसाखी और टूटी साइकिल अब ये बताएगी कि बजट कैसे आता है। वो बता रहे हैं कि पिछले बजट को अगर देखें तो इस बार के बजट में ज्यादा पैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बकायदा आंकड़ा भी जो 2 अलग अलग दिया। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है? और उन्होंने ये भी गिनाया है गौरव भाटिया जी ने कि आप लोगों के समय में बहुत तुष्टिकरण होता था, शमशान और कब्रिस्तान की बात वो गिना रहे हैं। धन्यवाद चित्रा जी। और मुझे पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2024 से घूम के 2012 और 14 में जाएंगे, क्योंकि 24 के जवाब इनके पास नहीं है। खैर, यह आदत है भारतीय जनता पार्टी की। चित्रा जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कर दूं जिसमें वो संविधान की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी के मानसून ऑफर की। संविधान की बात और भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बात करने वाले, अरे कम से कम अपने गिरेबान में झांक के तो देखो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो नंगा नाच
खेला है उसके चुनाव भी होने वाले हैं, पता चल जाएगा। खैर, अब आपके सवाल के जवाब आता हूं कि उत्तर प्रदेश और क्या है। चित्रा जी, एक हमने योजना सुनी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आज हमने वाकई देखा है कि कल जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने अपना बजट दिया है, उससे साफ झलकता है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना जैसे दिख गया है। और एक बहुत बड़े अखबार ने इस देश में अपनी हेडलाइन लिखी है कि सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया, बजट 2024। आप समझ सकते हैं कि आज जिस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं और जो पूरा देश जान रहा है कि 58,000 करोड़ एक राज्य को दिया गया है, 19,000 करोड़ एक राज्य को दिया गया है, और पूरे बजट में कहीं भी जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो, जो भारतीय जनता पार्टी की थीम थी, अयोध्या नगरी का नाम तक नहीं आया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। उत्तर प्रदेश की बात तक नहीं करी गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी को चैलेंज देता हूं, एक वो नई योजना बता दें जो उत्तर प्रदेश के लिए एक्सक्लूसिव आई हो। इनकी हिम्मत नहीं है, बोल सकते हैं, क्योंकि 62 से गिर के 33 पे आए हैं। इसकी सजा योगी आदित्यनाथ जी को और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को मोदी जी ने दे दिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक भी नई योजना में कहीं भी कुछ नहीं किया। हाँ। कोई IIT आया है, कोई एम्स आया है, कोई IIM आया है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है? नहीं आई है। क्योंकि कैसे आ सकती है? जो रास्ता मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री की सुगम रास्ता बनता था, वो कांटो बड़ा रास्ता योगी जी ने बना दिया है। तो उसका दुष्प्रभाव उन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता से लिया है। ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इनको यहीं से वापस करने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनता है। हाँ। और उसी के आशीर्वाद से बनता है। वो कह रहे हैं कोई भी नई योजना उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से इस बार के बजट में देखने को नहीं मिल रही है, जैसा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, उस पे इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले 3 और मेहमान हैं, जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, अखिलेश जी ने जो सवाल पूछे थे उस पर जवाब पूछ रही थी मैं सत्ता पक्ष से। चित्रा जी बात निकल जाएगी 10 सेकंड में। बोलिए 10 सेकंड में। आशुतोष वर्मा जी बोलिए। देखिए, मैं जानता था भारतीय जनता पार्टी के पास आपके और हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। खैर छोड़िए, मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ। अभी इन्होंने बात नेचुरल फार्मिंग की बात करी है। इतनी हंसी आती है मोदी सरकार के ऊपर। अभी COP में कोपेनहेगन में ये गए थे, वहां पे इन्होंने बोला हम रिजिलियंस फार्मिंग करेंगे, रिजिलियंस नेचुरल क्रॉप बनाएंगे। मतलब वातावरण अगर खराब हो रहा है तो उसके हिसाब से सुनो भाई, सुनो, अरे अक्लमंदी की बात सुनो, पहले समझा करो। रिजिलियंस क्रॉप का मतलब होता है कि वातावरण अगर आंकड़े तो दीजिए, आपकी सरकार भाई क्यों बिलबिला रहे हो? म्यूजिक आपने क्यों बिलबिला रहे हो? बताइए क्या? बिलबिलाओ नहीं। थोड़ा शब्दों का चयन भाई शांत टिप्पणी पर ही रह जाएगी सारी चीजें। राज्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं, प्लीज चुप कराइए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे, प्लीज आशुतोष। ठीक है चित्रा जी को चुप कराइए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, ये बिलबिलाने जैसे शब्द तो ठीक नहीं लगते ना आशुतोष वर्मा जी। आपसे तो मैं टोक नहीं रहा हूँ, आप इनको क्यों टोकने दे रहे हैं? ठीक है, बोलिए। बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात करें। भारत सरकार ने COP 2023 में जाके बोला हम रिजिलियंस क्रॉप पे काम कर रहे हैं, और मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया जैसे वो देते हैं। रिजिलियंस क्रॉप का मतलब होता है कि वातावरण अगर खराब होता है तो उसके हिसाब से हमें फार्मिंग करनी है। और आज ये बोल रहे हैं हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है जो वातावरण जिस हिसाब से है उसी हिसाब से करना है। तो पहले तो मोदी सरकार इस बात को समझे कि रिजिलियंट फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में अंतर क्या है। जो प्रवक्ताओं को लिख के चिट्ठी दे देते हैं उसको बोलने की सीखे। 2 सेकंड। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग में कानपुर का बजट 2 करोड़ 12 लाख रुपए का था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 2 करोड़ 36 लाख रुपए किया है। 24 लाख रुपए बढ़ाए हैं। आपने धन्य कर दिया है, सारे युवाओं का वो बढ़ गया है। शिक्षा का बजट गिरा दिया है और सोना और सस्ता कर दिया। आप खुद सोचिए ये देश की सरकार कहां जा रही है।